चेरापूंजी और माओसिनी राम जगहों जैसी ही बारिश छतरीपुर में हुआ करती थी। छतरीपुर के नदी नाले 12 महीने लबालब पानी से भरे हुए होते थे। जल की देवी आसरा देवी इस गांव की कुल देवी थी, जिनका एक बड़ा सा मंदिर इस गांव में था और लोग उन्हें बहुत पूजते थे। गिला अकाल की विपदा यहाँ की आम समस्या थी। लोग जब भी घर के बाहर निकलते तो छतरी या रेनकोट हमेशा उनके साथ होते। अरे हाँ, ये है जीत, जो कि जादूगर हैं। छोटे छोटे जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। आज संडे है तो बच्चे भी इनके ही जादू के खेल को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसा जादू दिखाऊंगा कि मजा ही आ जाएगा। ये देखो, मेरे हाथ में कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखो। अरे ये तो नकली जादू दिखाता है, असली जादूगर था इसका बाप। ऐसा लगता था कि उसके पास सच में कोई जादुई शक्ति है, मतलब सच में वो कुछ भी कर सकता था। 1 मिनट में किसी को भी आदमी से मुर्गा और तोते से आदमी बना देता था। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि पुरू भाई के पास एक जादुई छड़ी थी, जिसे घुमाकर वो बड़े बड़े जादू करते थे। गरीबों की उन्होंने बहुत मदद की और जरूरतमंदों की भी वो बहुत मदद करते थे। उनसे बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। कमाल के थे वो। हाँ, सही ही कह रहे थे ये लोग। जीतू के पिताजी पुरू भाई के पास ऐसी जादू थी कि लोग सच में मंत्र मुग्ध हो जाते थे। कहते हैं पुरू भाई के इस जादू का राज था उनको एक सिद्ध पुरुष से मिली जादू की छड़ी। इसी छड़ी से पुरू काका लोगों की मदद भी करते थे। बाबूजी, इस बार खेत की फसल कुछ भी नहीं हुई। कुछ पैसे मिल जाते तो परिवार के लिए ढंग के कपड़े खरीद लेता। अरे कपड़े कौन सी बड़ी बात है, ये लो अभी हाजिर है। पुरू भाई कुछ दूर गए तो उन्हें एक जरूरतमंद बूढ़ी औरत दिखी, जो दुखी दिख रही थी। क्या हुआ माई, बड़ी दुखी दिखाई दे रही हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरा पति पिछले बरस गुजर गया था। वो कमा कर लाता था और हम लोग खाते थे, लेकिन जब से वो मर गया है मैं यहाँ मर रही हूँ। इस बुढ़ापे में काम भी नहीं होता है अब तो। कैसे जिएं, कैसे गुजर बसर करें। अरे माई, टेंशन क्यों लेती हैं? मैं हूं ना, मैं अभी आपकी तकलीफ दूर कर देता हूँ। वाह बेटे, इतने पैसे, इतने से तो मेरी जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाएगी। भगवान तेरा भला करे। इसी तरह पुरू गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था और उनसे खूब आशीर्वाद लेता। लेकिन गांव के जमींदार रंगराव को जब इस छड़ी के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने खेत में काम करने वाले वीनू से कहा, एक छड़ी घुमाने से कपड़े और पैसे प्रकट हुए। बेटा, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। रंगराव नाम है मेरा, ध्यान में रखना। सरकार, मैं अगर झूठ बोलूं तो मुझे मार देना, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है कि पुरू ने वो छड़ी ऐसे घुमाई कि उस किसान के सामने नए नए कपड़े और उस बुढ़िया के सामने पैसे अचानक से आ गए। कपड़े और नोट एकदम चकाचक थे। उन लोगों ने पुरू को आशीर्वाद भी दिया। ये सब उस छड़ी का कमाल है। ऐसी छड़ी अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं अरबपति बन जाऊंगा। उस पुरू जैसे भिखारियों की मदद थोड़ी ना करूंगा। उस छड़ी को मुझे किसी भी हाल में पाना है। वीनू, एक काम कर, आज देर रात तू पुरू के घर जा रहा है। वो छड़ी तू चुराकर मेरे पास ला। जी सरकार, आज ही मैं उसके घर जाता हूँ। जब वीनू पुरू भाई के घर में घुसकर जादुई छड़ी की तलाश करने लगा तो उसे वो छड़ी सो रहे पुरू भाई के बगल में दिखी। उसने चुराने के लिए हाथ बढ़ाया तो पुरू भाई की आंखें खुली। तो तू मेरी ये जादुई छड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था? अभी तुझे मजा चखाता हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो।
ले, अब तू कुकड़ू को करते रहना और सवेरे सवेरे मेरे घर के आंगन में बाग देते रहना। पुरु भाई ने वीनू को उसके किए की सजा तो दी, लेकिन इस घटना के बाद पुरु भाई चिंतित होकर सोचने लगे। अगर ये छड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए मुझे इस छड़ी को घर के संदूक में छुपा कर रखना होगा। इस छड़ी के बारे में ऐसी खबर फैलानी होगी कि ये छड़ी मुझसे कोई चुरा कर ले गया है, तभी जाकर ये छड़ी संदूक में सुरक्षित रहेगी। फिर उसके बाद पुरु भाई ने कभी भी उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कुछ सालों बाद पुरु अपने आखिरी समय में था। जीतू उनके पास था तो उन्होंने कहा, जीतू, लगता है कि मेरे जाने का समय आ गया है। तुम खूब मन लगाकर जादू की कला सीखते रहना और उसे लोगों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते रहना। वो जादू की छड़ी जिसकी खबर मैंने फैलाई थी कि वो चोरी हो चुकी है, दरअसल वो चोरी नहीं हुई है, बल्कि उस जादुई छड़ी को मैंने संदूक में छुपा कर रखा है। उस छड़ी का तुम तभी इस्तेमाल करना जब अपने छतरीपुर के लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत हो। जी पापा, मैं ऐसा ही करूंगा। पिताजी, पिताजी। पुरु भाई की मौत के बाद जीतू जादू के खेल से लोगों का मनोरंजन कर अपना गुजर बसर करता। लेकिन यहाँ गांव का जमींदार रंगराव की लालच वक्त के साथ बढ़ती गई। देख रे जीवा, तूने मुझे कहा था ना कि 2 महीने में उधार लिए हुए पैसे लौटा दूंगा। आज 3 महीने हो गए, तूने एक ढेला नहीं दिया। इसीलिए तेरी जमीन पर अब मैं कब्जा कर रहा हूँ। लेकिन मालिक, आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मैं खेती कैसे करूँगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? पैसे नहीं कमाऊंगा तो आपके पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। ऐसा ना करो सरकार, ऐसा करेंगे तो आपको आसरा देवी कभी माफ नहीं करेंगी। हमारी नहीं, हमारी गांव की देवी का लिहाज कीजिए। मुझे मेरी जमीन दे दीजिए। आसरा देवी के नाम से मुझे डरा मत, और ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं। मुझे मेरे पैसे दे या जमीन मेरे नाम कर। रंगराव मानो छतरीपुर को लूटने के लिए ही पैदा हुआ था। गांव की कुल देवी आसरा देवी का भी उसे डर नहीं था। एक बार की बात है, देर रात को जब आसरा देवी के मंदिर के दरवाजे लगे हुए थे, तब मेरी कितने दिनों से हसरत थी कि ये गहने मुझे मिले। भला गहने देवी की मूर्ति पर क्या करते? इसे बेचकर तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। दूसरे ही दिन गांव में गहने चोरी की बात आग की तरह फैल गई। चोर की तलाश कर पाते उससे पहले गांव में तेजी से बाढ़ आई। लोगों के घर का सामान बाढ़ में बहने लगे। ये देखकर जीतू से रहा न गया और उसने अपना संदूक खोला। ओहो, इस बाढ़ ने तो गांव वालों की जान ही निकाल दी है। गांव को मेरी जरूरत है और यही सही समय है जादुई छड़ी को इस्तेमाल करने का। उसी के इस्तेमाल से मेरे गांव वालों की जान बच सकती है। मेरे छतरीपुर गांव के लोगों की रक्षा कर। फिर क्या था, उस उल्टी छतरी में गांव के सभी लोग समाये और वो छतरी उड़ते हुए गांव के बगल वाले पहाड़ के पास आकर ठहरी। सभी लोग पहाड़ पर उतर गए। ये कोई साधारण बाढ़ नहीं है, ये आसरा देवी का श्राप है जिसने मंदिर में जाकर देवी के गहने चुराए हैं। अगर वो चोर ना पकड़ा गया तो ये बाढ़ पूरे गांव को खा जाएगी। लेकिन चोर का पता कैसे चलेगा बाबा? मेरे पूर्वजों ने कहा था कि जब देवी नाराज होती है तो भयानक बाढ़ आती है। बारिश आती है तो उस बारिश में भी जो गीला ना हो वही गुनहगार होता है। जाओ जाकर देखो हम में से कौन है जो यहाँ पर सूखा है। तभी वहाँ जीवा चिल्लाया, अरे ये देखो, रंगराव तो पूरे सूखे हैं। हाँ, मैंने चुराए हैं गहने, लेकिन मैं वो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। रंगराव, तुम्हें तो तुम्हारी गलती की सजा कानून देगा ही, लेकिन मेरी भी एक सलाह है कि तुम गांव वालों का नुकसान करके कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। इसीलिए छोड़ दो इस तरह के गलत काम करना। मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी गुनाह किए हैं उसके लिए, मेरे गुनाहों के लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे वो मंजूर है। मैं समझ गया कि लालच बुरी बला है। गोपालपुर नाम का एक गांव था
जहाँ अर्जुन अपनी पत्नी चंदा और बच्चे के साथ रहा करता था। वो गांव-गांव में अपने सिर पर टोकरियां बेचने का काम किया करता था। उसी गांव में अर्जुन का भाई विक्रम भी रहा करता था, जो गांव में छतरी बेचने का काम किया करता था। अर्जुन का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उसे आर्थिक समस्या हो रही थी। अजी सुनिए ना, घर का राशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर आजकल सबको प्लास्टिक की बनी टोकरियां ही चाहिए। कोई मेरी टोकरी खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। आप अपने भैया से मदद क्यों नहीं मांगते हैं? पिताजी के जाने के बाद सारी जमीन और खेत उन्होंने ही ले ली और आज उनका बड़ा छतरी का कारोबार है। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं जाकर भैया से मदद मांगता हूँ। अर्जुन विक्रम से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। भैया प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? और भाभी कैसी है? सब कुशल मंगल है। तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? वो भैया, मैं आर्थिक समस्या से जूझ रहा हूँ, इसीलिए आपसे कुछ पैसों की मदद मांगने आया था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। आखिर मुझे मेरा भी घर चलाना है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से। भैया, पिताजी ने जमीन जायदाद छोड़े थे, उन सभी चीजों को तो आपने मुझसे ले लिया। क्या आप मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते हैं? तुम एक ही बात 1000 बार क्यों दोहराते हो? जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। बारिश का मौसम आ रहा है, मेरी छतरी की बिक्री इसी महीने में होती है, तो कृपया मुझे बख्श दो और चले जाओ यहाँ से। अर्जुन नाराज होकर विक्रम के घर से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी पत्नी चंदा उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? विक्रम भैया ने हमारी मदद करने से मना कर दिया। उनके पास इतना धन है, फिर भी क्या वो अपने भाई की मदद नहीं कर सकते? खैर छोड़ो, मैं अभी दूसरे गांव में जाकर ये टोकरियां बेचूंगा। शायद दूर गांवों में अभी भी इन टोकरियों का इस्तेमाल होता हो। जी ठीक है। अर्जुन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर दूसरे गांव निकल जाता है कि शायद वहाँ कोई उसकी टोकरियां खरीद ले। अर्जुन गांव-गांव फिरता अपनी टोकरियां बेचता है। टोकरी ले लो, हाथ से बनी टोकरी ले लो। अरे भैया, ये टोकरी कैसे दी? जी बस 20 रुपए में। 20 रुपए? ये तो इन टोकरियों के लिए बहुत ज्यादा है। 10 में देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, ले लीजिए। अर्जुन टोकरी को 10 रुपए में बेच देता है और अपने गांव लौटने लगता है। थोड़ी ही देर बाद गांव में बारिश आनी शुरू हो जाती है। आज बस 2 टोकरियां बिकी हैं और ये बारिश भी अपने वक्त से पहले ही आ गई है। अर्जुन टोकरियों को अपने सिर पर छतरी की तरह रखकर घर लौटने लगता है। लेकिन कुछ भी कहो, इन टोकरियों में एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आता है। अर्जुन रास्ते में कुछ कुत्तों को बारिश में भीगते हुए देखता है तो कहता है, मेरे सर पर तो बारिश से बचने के लिए छत है, मगर इनके पास तो इतना भी नहीं है। मैं जाकर इन लोगों के लिए बारिश से बचने के लिए कुछ बनाता हूँ। अर्जुन घर जाकर एक बड़ा टोकरी बनाना शुरू करता है और वो उस टोकरी के बीचों बीच एक डंडी लगा देता है ताकि वो जमीन में गड़कर खड़ी रह सके। जैसे ही टोकरी तैयार हो जाती है, अर्जुन जाकर उस टोकरी को छाते की तरह रास्ते में रख देता है। अब जब भी बारिश होगी, तब गांव के कुत्ते इस टोकरी के नीचे आकर शरण ले सकते हैं। अगली सुबह गांव में तेज बारिश आती है और कुत्ते टोकरी के नीचे बैठ जाते हैं। उसी बीच वहां से एक फल बेचने वाला अपना ठेला लेकर गुजर रहा था। तभी एक तेज हवा चली और उसकी छतरी को उड़ा ले गई। तो उसने सोचा, मैंने इतनी महंगी छतरी खरीदी थी अपने ठेले के लिए, मगर वो हवा के चलते ही हवा हो गई। और यहाँ देखो, कुत्ते आराम से इस टोकरी जैसी छतरी के नीचे बैठे हुए हैं और तो और इस टोकरी को हवा हिला भी नहीं पा रही। फल वाला अपने ठेले के लिए टोकरी छतरी वाले को गांव में ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते वो अर्जुन के घर जा पहुंचा।
अभी सुनिए, क्या आप ही हैं जिसने वो टोकरी की छतरी गांव के कुत्तों के लिए बनाई है? जी वो मैं ही हूँ, बताइए क्या बात है? उसी तरीके की छतरी मुझे आपसे बनवानी थी, इसीलिए मैं आपको इस गांव में हर जगह ढूंढ रहा था। जल्दी ही बारिश का मौसम आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि पहले की तरह मेरा छाता फिर से उड़ जाए। जी अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए ये टोकरी छतरी जरूर बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। अर्जुन उस फल वाले के लिए टोकरी छतरी बनाता है और उसे दे देता है। तो अर्जुन की पत्नी उससे कहती है, ए जी सुनिए ना, जैसा इस गांव के हर ठेले वाले आपसे छाता बनवा रहे हैं, क्यों ना आप लोगों के लिए भी वैसा ही छाता बना दे। बात तो तुमने पते की है भाग्यवान। अर्जुन टोकरी की छतरी लोगों के लिए भी बनाने लगता है और गांव वालों को कम पैसों में वो छतरी बेचने लगता है और सारे गांव वाले अर्जुन को टोकरी छतरी वाले के नाम से जानने लगते हैं। चंदा, अब बातें ठीक से समझ में आ रही हैं। क्या जी? सिर्फ मेहनत से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि हमें उसके साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, उसने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम भी आगे कुछ नया बनाएं, जिस तरीके से आपने इस टोकरी छतरी को बनाया। और दूसरी ओर विक्रम अपने दफ्तर में बैठा होता है और अपने कामगार जीगू को आवाज लगाता है। अरे जिग्गू, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। हाँ साहब, आया। बोलिए, क्या काम था? इस महीने कितनी छतरियों की बिक्री हुई है? साहब, इस महीने तो छतरियों की बिक्री बड़ी कम हुई है, गिनकर 10 छतरियां भी नहीं बिकी हैं। ये कैसे हो सकता है? बारिश होना शुरू हो गई है और छतरी सिर्फ इतनी ही बिकी है। क्यों, हमारी छतरियां क्यों नहीं बिक रही जिग्गू? साहब, वो आपका भाई अर्जुन है ना, उसने गांव में टोकरी की बनाई हुई छतरी बेचनी शुरू कर दी है, जिससे सारे गांव वाले सिर्फ उसकी बनाई हुई छतरी ही खरीद रहे हैं। तो ये बात तुम मुझे कब बताओगे? तुम किसी काम के नहीं हो जिग्गू। विक्रम अर्जुन के घर जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। भैया, आप कई दिनों बाद आप मेरे घर पर आए हैं, बैठिए ना। मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहने आया हूँ कि जब से तुमने ये टोकरी की बनाई हुई छतरी बेचनी शुरू की है, मेरा धंधा मंद चल रहा, इसीलिए एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें इस धंधे को बंद करने के लिए कह रहा हूँ। आपको आज याद आया भैया कि मैं आपका छोटा भाई हूँ? जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और मैं आपसे मदद मांगने आया था, तब तो आपको याद नहीं आया कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं तो बस आपसे इस वक्त शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि अगर आपने उस दिन मेरी मदद कर दी होती तो शायद आज मुझे पता नहीं चलता कि मैं भी कुछ नया कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रहा था, आगे अब जो होगा वो मुझे भी नहीं पता। विक्रम अपने दफ्तर चला जाता है और अपने कामगार जीगू को बुलाता है और उससे कहने लगता है, बताओ, तुम्हारे पास कोई तरकीब है जिससे हमारी छतरी की बिक्री ज्यादा हो जाए? इस समय तो उससे सीधे तरीके से जीतना मुमकिन ही नहीं है। सारे गांव वालों को उसकी बनाई हुई छतरी ही पसंद आ रही है। ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था। अगर हम किसी को नीचे नहीं कर सकते हैं तो हमें उनका नाम खराब कर देना चाहिए, वो अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं जैसा कहता हूं वैसा करना। जैसे ही रात होती है, जग्गू वो सारी छतरी जो गांव वाले बाहर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें उठा ले जाता है और विक्रम उसका अपने घर के पास इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं और तुम्हें बस इतनी ही छतरी मिली। हाँ साहब, मुझे जितनी दिखी उठा कर ले आया, मगर हम इन सब का करेंगे क्या?
तुम बस मेरे साथ चलो। विक्रम और जिग्गू दोनों ही अर्जुन के दुकान में पहुंचते हैं और विक्रम सारी जमा की हुई छतरी को उसके दुकान के पास रख देता है। समझा, अच्छे से समझ गया साहब। अभी आप इसकी दुकान में आग लगाने वाले हैं ना? बिल्कुल सही मेरे कामगार। हमने गांव वालों की छतरी को यहाँ लेकर रख दिया है और हम इसकी दुकान को जला देंगे। और बारिश का महीना है, जब तक ये नई छतरी बनाएगा तब तक तो बहुत समय बीत जाएगा और लोग मुझसे छतरी खरीदना शुरू कर देंगे। और इस अर्जुन का नाम भी खराब हो जाएगा कि इसकी छतरी लेने से हमारी छतरी को कुछ ना कुछ होने लगता है। वाह मालिक वाह, क्या तरकीब लगाई है। दोनों ही ये तरकीब सुनकर बहुत खुश होते हैं। उसी समय कुछ कुत्ते उनके ऊपर आकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज सुनकर अर्जुन आ जाता है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब छतरियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? अब इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब तुम्हारे भैया ने मुझसे करने के लिए कहा था। विक्रम अपनी सारी गलती मान लेता है, जिस पर अर्जुन कहता है, भैया, आपको मदद करना और मदद मांगना दोनों ही सीखने की जरूरत है। देख लीजिए, आज इन कुत्तों ने मुझे बचाया। किसी दिन मैंने इन्हें बारिश से बचाया था। जो आप बोते हैं वही आप खाते हैं। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बस अपनी छतरी की बिक्री बढ़ानी थी। कोई बात नहीं भैया, मैं आपको भी इन टोकरियों की छतरी बना कर दूंगा। आप उन्हें अपने दुकान पर बेच सकते हैं। ये सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आगे से वो मदद मांगने के लिए शर्माता नहीं है, ना ही वो मदद करने से हिचकिचाता है।